सो हेलो एवरीवन, हम लोग इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक से आज कंटिन्यू करेंगे। इंडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन, है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? टोटल इन्फ्लेशन। तो इंडिया की जो टोटल इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मेजर होती है। In an attempt to reduce the element of volatility and understanding inflation in better way, over the time, three narrower ideas of headline inflation evolved in the country. तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेशन को अच्छे से समझने के लिए तीन टाइप के कुछ नैरो और आइडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन के निकल के आए। कोर इन्फ्लेशन, इट इज इन्फ्लेशन एट द CPIC एक्सक्लूडिंग फ्यूल एंड लाइट, है ना। इट इज इन्फ्लेशन एट CPIC एक्सक्लूडिंग फ्यूल एंड लाइट, है ना। तो ये इन्फ्लेशन है किस पे? CPIC पे, है ना। पर इसमें क्या है? फ्यूल एंड लाइट नहीं है। दैट इज एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स। वेस्टर्न आइडिया, इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया इन 2000 से 2001, है ना। फर्स्ट वेस्टर्न आइडिया ये फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज हुआ था 2000 से 2001 में, मतलब 2000 से 2001 वाले सेशन में, फाइनेंशियल ईयर में यूज हुआ था। However, it does not suit India's situation because inflation here depends more on food articles and energy even today. पर ये इंडिया में सूट नहीं करती, क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, इन्फ्लेशन आज भी फूड आर्टिकल्स और एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्यूल एंड लाइट को इसमें हटा देते हैं। ठीक है, फ्यूल एंड लाइट, लाइट से मतलब यहाँ पर एनर्जी है, लाइट से मतलब यहाँ पर क्या है? एनर्जी है। तो फ्यूल एंड लाइट को हटा के हम लोग जिन दूसरी चीज़ों का देखते हैं। ठीक है, फिर कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इट इज इन्फ्लेशन एट द CPIC एक्सक्लूडिंग एनर्जी, फूड पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो क्या बोल रहा है ये कि इन्फ्लेशन CPIC, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पर किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? फूड आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इनको सबको हटा के एनर्जी, फूड आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन चार पांच चीज़ों को हटा के हम लोग इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू आर एक्सक्लूडेड, है ना। तो इसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ऐसी वो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, इट इज इन्फ्लेशन एट CPIC एक्सक्लूडिंग एनर्जी, फूड आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड मेन फ्यूल आइटम्स सच एज पेट्रोल, डीजल, lubricants एंड फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, है ना। तो ये CPIC पे इन्फ्लेशन है, पर इसमें क्या क्या एक्सक्लूड कर देते हैं हम? एनर्जी, फूड आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेन फ्यूल आइटम्स, है ना। पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट्स एंड अदर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इन सबको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। कौन कौन है? एनर्जी, फूड आर्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेन फ्यूल आइटम्स सच एज पेट्रोल, डीजल, lubricants and other fuel for vehicles which are not included in the fuel and light rather come under the subgroup transport and communication। तो ऐसी चीज है ना, पेट्रोल, डीजल, lubricants को हम लोग, है ना, अदर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स के अदर फ्यूल्स को भी हम लोग हटा देते हैं, जो कि इसमें आते हैं, फ्यूल एंड लाइट में नहीं आते, जो कि इसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द मिसलेनियस ग्रुप। It was first in 2021-22 in an attempt to capture the better core inflation by excluding the rest of energy items from it। फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था ये? 2021-22 में, है ना। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन डाटा, the WPI, the Wholesale Price Index, and WFPI, a Wholesale Food Price Index, are combined and released by Office of Economic Advisor and DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, on monthly basis। तो, है ना, तो WPI को, WFPI को हम लोग क्या कर लेते हैं? कंपाइल कर लेते हैं, है ना। और एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। ठीक है, ये रिलीज करता है इस डाटा को। हाँ, the consumer price indexes CPIU, CPR, CPIC and CUFPI
are compiled and released by NSO, National Statistics Office, in MSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation Multiplaces, है ना। तो ये सबको कंपाइन करके रिलीज करता है कौन? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन द MSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको रिलीज करता है, किसको? CPI को। अब यहाँ नेक्स्ट एक नया टॉपिक आता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन कंपैरिजन टू फ्लोट WPI एंड CPI, है ना। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो WPI और CPI दोनों के कंपैरिजन में क्या है? एक बेटर इन्फ्लेशन का मेजर है ना। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज अ बेटर मेजर, ये बेटर मेजर है WPI और CPI दोनों के कंपैरिजन में, बेटर मेजर है इन्फ्लेशन का। The ongoing process of economic reforms is increasingly connected India to the world, which makes necessary to evolve right comparative indicators, है ना। तो अब आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें? अच्छा इंडिकेटर यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अच्छा इंडिकेटर यूज़ करें। Inflation being among the most vital economic indicators in comparative economics, due to which government proposed to switch over WPI from PPI in from WPI to PPI in 2003-4। तो 2003-4 में गवर्नमेंट ने क्या करा? डिसाइड किया कि हम WPI से PPI की तरफ शिफ्ट करेंगे। द PPI मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। PPI क्या मेजर करता है? प्राइस चेंज ही मेजर करता है, पर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज मेजर करता है। while CPI from the perspective of the consumer, तो WPI from the perspective of wholesale मंडीज, है ना। WPI होलसेल मंडीज की बात करता है, CPI कंज्यूमर्स की बात करता है, ठीक है। PPI जो है प्रोड्यूसर के लेवल की बात करता है। In practice, the wholesaler charges higher prices to retailers. In turn, retailers charge higher prices to consumers, and price increase and translated into higher consumer prices. Whereas the PPI is useful in having idea of consumer prices in the future. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वे इनका मानना ये है कि कंज्यूमर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर को ज़्यादा चार्ज कर देता है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर को ज़्यादा चार्ज कर देता है, प्रोड्यूसर क्या करता है? कंज्यूमर को ज़्यादा चार्ज कर देता है। उसके कारण क्या होता है कि ये जो इन्फ्लेशन है ज़्यादा दिखती है। इन्फ्लेशन क्या है? ये ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से क्या करा, है ना, इन्होंने कोशिश की कि हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से क्या करें? मेजर करें इन्फ्लेशन को। उससे क्या होगा कि हमको प्रॉपरली पता चलेगा कि रियलिटी में इन्फ्लेशन हुआ कितना है। इन PPI ओनली बेसिक प्राइस आर यूज्ड व्हाइल टैक्सेस, ट्रेड एंड मार्जिन्स एंड ट्रांसपोर्ट आर एक्सक्लूडेड, है ना। तो PPI में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ बेसिक प्राइसेस का यूज़ करते हैं, ट्रेड मार्जिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। द इंडेक्स इज कंसिडर्ड अ बेटर मेजर फॉर इन्फ्लेशन एज प्राइसेस चेंजेस एट प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट स्टेज कैन बी ट्रेस्ड बिफोर इट गेट्स बिल्ट इनटू द फिनिश्ड गुड स्टेज। बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो चेंज हो रही है वो, है ना, प्राइमरी स्टेज पे हम लोगों को पता चल जाती है, ठीक है। प्राइमरी स्टेज पे हम लोगों को प्राइसेस पता चल जाती है कितनी चेंज हो रही है, प्रोड्यूसर लेवल पे हमको पता चल जाता है ना। और इंटरमीडिएट लेवल की भी हमको पता चल जाती है। ड्यू टू इट्स बेटर यूज मेनी इकोनॉमीज हैव स्विच्ड ओवर टू PPI द ओल्डेस्ट सीरीज, है ना। तो ज़्यादातर इकोनॉमीज ने इसी कारण से क्या करा है? PPI पे शिफ्ट हो गए, है ना। Due to the better use, many economies have switched over to the PPI. The oldest such series is maintained by the Bureau of Labor Statistics for US. तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, है ना, ने इसको करा था, ठीक है। US में मेंटेन करता है ये, ठीक है। The index is capable of measuring prices at the wholesaler or producer stage, is widely used by private business houses in the price targeting, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो इंडेक्स है ना, ठीक है, ये होलसेलर और प्रोड्यूसर स्टेज पे भी हमको क्या करता है? हेल्प करता है प्राइसेस को पता लगाने में। तो प्राइवेट बिजनेस हाउसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को यूज़ करते हैं किसके लिए? प्राइस टारगेटिंग के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? प्राइस टारगेटिंग के लिए, ठीक है। By mid 2019, the government did set up a working group headed by Ramesh Chand, a member of Niti Aayog, with a wide term of reference which includes following issues related to existing WPI.
ठीक है। तो 2019 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, वर्किंग ग्रुप बनाया, रमेश चंद उसके हेड थे, क्या थे जो मेंबर ऑफ नीति आयोग के मेंबर थे, है ना। तो WPI से रिलेटेड इश्यूज इनको डिस्कस करने थे। Suggesting a new base year of WPI, the last revision of base year was 2011-12 was done in 2017। तो इन्होंने क्या बोला था कि बेस ईयर जो है 2007 से अब रिवाइज करना चाहिए। 2011-12 बेस ईयर है, ठीक है, इसको रिवाइज करके और बढ़ाना चाहिए। तो अभी फिलहाल में अभी कल परसों में ये न्यूज़ आई है कि जो बेस ईयर है अभी फिलहाल में 2024 कर दिया गया है, ठीक है, 2024 बेस ईयर कर दिया है। Reviewing the commodity basket of WPI, decide on concept computational methodology to adapted for monthly WPI PPI। ठीक है, कंप्यूटेशनल, है ना, कमोडिटी बास्केट जो है हम लोग WPI में यूज कर रहे हैं उसको रिव्यू करना चाहिए, और कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटेशनल, है ना, ठीक है, मंथली WPI और PPI के लिए कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी यूज करना चाहिए। ये इनका सजेशन था। Since 2011-12, significant structural changes have taken place in the economy. It has it has become necessary to examine the coverage of commodities, weighing diagram and related issues pertaining to existing WPI। ठीक है, तो 2011-12 के बाद क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इकोनॉमी में। उसके कारण क्या हुआ कि WPI और CPI, WPI और PPI में, ठीक है ना, it has been become necessary to examine coverage of commodities, weighing diagram and related issues pertaining to existing WPI। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग WPI में हम लोग को बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन सी कमोडिटीज़ यूज़ करना है, वेइंग डायग्राम वगैरह, इससे रिलेटेड इश्यूज़ को भी हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, किसमें, है ना, CPI और WPI में। Reviewing the existing system of price collection in particular manufacturing sector and suggest changes for improvement। Data collection method for manufacturing sector has been weak and unable to capture the sector in real sense, है ना। ठीक है, प्राइस कलेक्शन हो गया, अभी का जो सिस्टम है प्राइस कलेक्शन का, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, ठीक है, सजेस्ट चेंजेस फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। डाटा कलेक्शन मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन वीक एंड अनएबल टू कैप्चर सेक्टर इन द रियल सेंस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाटा कलेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, इसलिए क्या है, हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि प्राइस कैप्चर हो नहीं पा रहा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, सेक्टर हैज बीन वीक एंड अनएबल टू कैप्चर द सेक्टर इन द रियल सेंस। ठीक है, devising new PPI and recommended a roadmap to switch from PPI WPI to PPI। ठीक है, न्यू PPI डिवाइस करना है हमको, WPI से PPI पे चेंज करना है। इट हैज बीन लॉन्ग ड्रॉन प्लान ऑफ गवर्नमेंट टू स्विच फ्रॉम WPI to PPI। द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप नीट वाज सेट अप इन 2004-5 under the chairmanship of Abhisit Sen, member of the Erstwhile Planning Commission, which got input from IMF also। 2014 working group set on the Professor B.N. Goldar to devise PPI after the RBI began to consider CPI inflation as a better gauge of WPI inflation। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का हमेशा से टारगेट रहा है क्या कि हमको शिफ्ट करना है WPI से PPI पे। गवर्नमेंट का हमेशा ये टारगेट रहा है कि हम लोग को शिफ्ट करना है WPI से PPI पे। द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन इट वाज सेट अप इन 2004-5 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अभिजीत सेन। तो प्रोफेसर अभिजीत सेन जो है, ठीक है, 2005 में कमेटी बनी थी, वर्किंग ग्रुप बना था, प्रोफेसर उसके अभिजीत सेन थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे उस टाइम पे। इनको IMF से भी इनपुट मिले थे। उनको क्या था, another working group was set under the Professor B.N. Goldar to devise a PPI after the RBI began considering CPI inflation as a better gauge over WPI inflation। ठीक है, तो अनदर 2014 में अनदर वर्किंग ग्रुप 2014 में एक और वर्किंग ग्रुप बना, उसका हेड कौन था, प्रोफेसर बी गोल्डार, है ना। PPI को डिवाइस करने के लिए RBI बिगन कंसीडरिंग CPI इन्फ्लेशन इज बेटर गोज ऑफ WPI इन्फ्लेशन, है ना। तो CPI इन्फ्लेशन की जगह RBI ने क्या कंसीडर कर रही थी उस टाइम में, WPI इन्फ्लेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, इन्फ्लेशन को पता WPI ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन को पता लगाने के लिए। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, तो नाम में ही दिख रहा है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, मतलब क्या है, ये रियल इस्टेट से रिलेटेड महंगाई के बारे में बताएगा ये। इंडियाज ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स वाज लॉन्च इन जुलाई 2018 इन मुंबई, है ना। तो ऑफिशियल इंडिया का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स कब लॉन्च हुआ, जुलाई 2007 में। इट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन होम लोन्स रेगुलेटर, नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड इंडेक्स इज NHB रेसिडेक्स, है ना। इसका नाम क्या है, NHB रेसिडेक्स इंडेक्स का नाम क्या दिया हम लोगों ने, NHB रेसिडेक्स। जुलाई 2007 में इसको लॉन्च किया मुंबई में,
ठीक है। होम लोन्स रेगुलेटर है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। करंटली इट इज पब्लिश्ड फॉर 50 सिटीज, 50 सिटीज के लिए डाटा पब्लिश करता है। बीइंग एक्सपांडेड टू कवर 100 सिटीज, 100 सिटीज को इसको एक्सपांड करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। क्वार्टरली बेसिस पे डाटा बताता है। विद 2017 इट इज अ बेस ईयर क्या 2017-18 अमंग 50 cities covered in 2000 on 21 states capitals 33 smart cities NHB is competing the composite all India HPI as of now, ठीक है। तो ऑल इंडिया एचपीआई को कंसीडर करने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल द आरबीआई began competing in HPI in 2007 with quarterly HPI for Mumbai city, while RBI began competing in HPI in 2007। आरबीआई ने एचपीआई का कंपीटिंग करना स्टार्ट की 2007 में विद क्वार्टरली एचपीआई फॉर मुंबई सिटी। मुंबई सिटी के लिए क्वार्टरली एचपीआई आता था, ठीक है। बेस 2003 2002-3 को बेस माना जाता था। Since then it has extended its coverage to 9 more cities, revised its base to 2010-11। अभी बेस क्या है फिलहाल में 2010-11 started publishing all composite all India HPI, है ना। ऑल इंडिया एचपीआई को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। Quarterly HPI is based on transaction data received from housing registration authorities in 10 major cities। क्वार्टरली डाटा क्वार्टरली एचपीआई किसके बेसिस पे बनता है? ट्रांजेक्शन डाटा जो रिसीव होते हैं किसके ऊपर, है ना, 10 मेजर सिटीज के हाउसिंग रजिस्ट्रेशन से जो हमको डाटा मिलता है उसकी हेल्प से। विथ एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, with an overall objective of bringing transparency in Indian estate market in the Indian real estate, the index is expected to serve highly important and timely purposes। इंडेक्स के कुछ टाइमली पर्पसेस है, रियल एस्टेट से रिलेटेड इंडेक्स है ये, ठीक है। वेदर अ बायर इज पेइंग टू हाई प्राइस फॉर द हाउसिंग सिटीज, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बायर बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है घर खरीदने के लिए सिटीज में। बैंक्स हाउसिंग एंड फाइनेंस बॉडी विल एबल टू एस्टिमेट ओनली द लोन एप्लीकेशंस आर रियलिस्टिक फॉर प्रॉपर्टीज, है ना। Banks, housing and finance bodies will able to estimate only the loan applicators are realistic for properties, है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस बॉडीज जब भी एस्टिमेट लगा पाएंगे जब क्या लोन एप्लीकेटर्स रियल हो, फेक ना हो, ठीक है, are realistic for properties। These also show the level of non performing assets in the housing sector। साथ ही साथ क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पता चलेगा किसमें, हाउसिंग सेक्टर में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट विल सर्व एज अ रियलिस्टिक प्राइस इंडेक्स फॉर बायर्स, है ना, बायर्स के रियलिस्टिक प्राइस इंडेक्स दिखेगा ये। एट प्रेजेंट अ बायर इज नो मींस टू जज विद द राइज ऑफ प्रॉपर्टी वाज इन ऑफरिंग विद द जनरेशनल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। अभी फिलहाल में जब एचपीआई नहीं आया था, जब पता नहीं चल पाता था कंज्यूमर को, जो जिसको पर्सन को घर खरीदना है उसको पता नहीं चल पाता था कि रियल एस्टेट में महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है in the country, or is has been scaled up disproportionately। Other than quotes from the broker, there are no means to present evaluate the changes in the price in this sector at present। Only the index that gives some idea of housing prices changes was CPI, which is national index did not show regional variations, ठीक है। तो क्या होता कि अभी तक लोग सीपीआई पे डिपेंड थे कि सीपीआई ही बताता था कि कितना, सीपीआई से आया तो अंदाजा लगा देते। अगर 5 लोग किसी पर्सन को घर खरीदना हो तो या तो सीपीआई की हेल्प से अंदाजा लगाएगा कि सीपीआई जो है कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो पता लगाएगा, है ना, ठीक है। सीपीआई जो है सीपीआई की हेल्प से पता लगाएगा कि यार, मतलब अंदाजा लगाएगा कि सही हमको रेट मिल रहे हैं कि ज्यादा महंगा तो नहीं बता रहा, या तो फिर ब्रोकर की हेल्प से बताएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं था। पर ये इंडेक्स एचपीआई इंडेक्स आने के बाद क्या हुआ, इससे हमको पता चल गया। ऊपर से जो सीपीआई है वो नेशनल इंडेक्स है ना, सीपीआई जो है वो नेशनल इंडेक्स है, तो नेशनल लेवल का इन्फ्लेशन ही बताता है, रीजनल नहीं बताता था। पर एचपीआई क्या है, रीजनल इंडेक्स है, तो रीजनल भी इन्फ्लेशन वगैरह बता देगा वो, ठीक है। सर क्योंकि ये सिटीज टू सिटीज चलता है, ठीक है। Service price index, the contribution of tertiary sector in India's GDP has been strengthening for over past 10 years, and today it stands about 60%, है ना। टर्शरी सेक्टर, है ना, का हमेशा जो जो क्या है कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। आज फिलहाल में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 60% है। कितना है, 60%। द नीड फॉर सर्विस प्राइस इंडेक्स इज इंडिया इज वारंटेड बाय ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ द सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर के लिए हमको सर्विस प्राइस इंडेक्स लेकर आना पड़ रहा है। देयर इज नो इंडेक्स सो फार टू मेजर द प्राइस चेंजेस इन द सर्विसेज सेक्टर। द प्रेजेंट इन्फ्लेशन एट द डब्ल्यूपीआई ओनली शोज द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द कमोडिटी प्रोसेसिंग सेक्टर। इट इंक्लूड्स ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। अभी फिलहाल में जो भी इंडिकेटर्स हमारे पास थे
काहे के लिए? इन्फ्लेशन बताने के लिए। सीपीआई डब्ल्यूपीआई वो क्या था? सिर्फ कमोडिटी और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से रिलेटेड ही था, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए ही था, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए था, टर्शरी सेक्टर के लिए हमारे पास कोई भी इंडेक्स नहीं था, ठीक है। द नीड फॉर सच इंडेक्स वाज रिकमेंडेड बाय वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अभिजीत सेन, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इसका नीड कहाँ से पता चला? प्रोफेसर अभिजीत सेन, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड किया कि ये भी होना चाहिए, ठीक है। सर्विस प्राइस एसपीआई करके भी एक इंडेक्स होना चाहिए। सेट अप टू रिवाइज डब्ल्यूपीआई सीरीज which retired at the National Statistical Commission headed by C. Rangarajan, है ना, ठीक है। है ना, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, है ना, हेडेड कौन था? सी रंगराजन, इन्होंने, है ना, ठीक है, डब्ल्यूपीआई को रिवाइज किया, ठीक है, सेटअप किया किसको? एसपीआई को। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हैज बीन मेकिंग एन एफर्ट टू डेवलप सेक्टर स्पेसिफिक एसपीआई, है ना। तो इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ये सेक्टर स्पेसिफिक एसपीआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर कंट्री विद टेक्निकल असिस्टेंस बीइंग रिसीव्ड अंडर द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस इनको कहाँ मिल रहा है? वर्ल्ड बैंक से। स्टार्टिंग इन 2005-6 द ऑफिस हैज पुट इन प्लेस एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स फॉर, है ना, ठीक है। तो 7 सर्विसेज, रेलवेज, पोस्टल, एयर, टेलीकॉम, पोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, इन सब के लिए क्या है? सर्विस प्राइस इंडेक्स अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बिजनेस का साइकिल, द नेक्स्ट टॉपिक आ गया बिजनेस साइकिल। एज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, रेजिंग इनकम, इकोनॉमिक आउटपुट, जीडीपी, है ना। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ पे, इकोनॉमिक आउटपुट पे। GDP remains the most go output for the world economies, but growth has been not been continuous process. Economics show upturns and downturns. इकोनॉमिक क्या शो करती है? अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स शो करती है, ठीक है। एक जैसी ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्रोथ नहीं होती है, हमेशा इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स शो करती है, ठीक है। इकोनॉमिक टू द काइंड ऑफ राइज एंड फॉल इन द इकोनॉमिक एक्ट व्हिच इज कॉल्ड बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल इन इकोनॉमी। इसको हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल ही बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं। What causes this fluctuation? What steps government should undertake to check them? Largely unexplained in 1930s, है ना। फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? ठीक है, ठीक है, फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन हो क्यों रहा है? और गवर्नमेंट को इन फ्लक्चुएशन को चेक करने के लिए, ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये अनएक्सप्लेन था 1930 आते आते। 1930s के बाद क्या हुआ? When J.M. Keynes highlighted the importance of aggregate demand in his macroeconomic theories. J.M. Keynes करके एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उन्होंने अपने मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज में बताया कि किस तरीके से हम लोग इनको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड करके उन्होंने थ्योरी दी, ठीक है, उससे पता चला। एज पर द कीनेसियन इकोनॉमिक चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड कैन हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन ओवरऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड में जो चेंजेस होते हैं, है ना, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में जो चेंजेस होते हैं वो पावरफुल इंपैक्ट डालते हैं किसके? ओवरऑल आउटपुट्स के लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के आउटपुट पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस पर। डिमांड ही क्या करती है? सब चीज़ों को मैनेज करती है। कंज्यूमर बिहेवियर इज की टू अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल। तो कंज्यूमर बिहेवियर जिसको समझ में आ गया वो क्या करेगा? बिजनेस को बहुत आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला कीन्स ने कि कंज्यूमर बिहेवियर इज रिलेटेड टू कंजप्शन एंड सेविंग्स इज की टू अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल। अगर किसी को बिजनेस समझना है तो उसको कंज्यूमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स आर द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक आउटपुट, जीडीपी। बिजनेस साइकिल क्या है? फ्लक्चुएशंस है, किसमें? इकोनॉमिक आउटपुट में। इकोनॉमिक आउटपुट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। यूजुअली लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 2 to 10 years, 2 से 10 साल के लिए कार्य चलते हैं। मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मोस्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो इसमें क्या होता है? वाइड स्प्रेड एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ज़्यादातर सेक्टर्स के इकोनॉमी में। देयर आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ द फ्लक्चुएशन, बूम एज वेल, पीक अपटर्न एंड बस्ट एज वेल, दो डाउनटर्न, है ना। दो टाइप के एक्सट्रीम के दो फ्लक्चुएशन होते हैं। बूम, बूम मतलब ऐसे, डाउनटर्न, अपटर्न, डाउनटर्न। While boom shows the best economic output, bust is the total collapse of the economy. Business cycle can be classified into two broad phases. Phases of upturn. Phases of upturn. During this phase, economy shows higher rising economic output with the optimum levels of aggregate demand, inflation, employment.
Phases of upturn. During this phase, economy shows higher rising economic output with the optimum level of aggregate डिमांड, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो क्या होगा कि डिमांड अच्छी रहेगी जब अपटर्न रहेगा, जब बूम रहेगा इकोनॉमी में, तो क्या होगा, डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट रोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। इंजॉइंग द पॉजिटिव साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, पॉजिटिव साइकिल्स ऑफ ग्रोथ रहेगी, ठीक है। ग्रोइंग ग्रोथ बूम, है ना। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, सो फार एवरी बूम हैज बीन फॉलोड बाय रिसेशन इन द इकोनॉमीज, है ना। पहले बूम आएगा, ठीक है, फिर डाउनटर्न आएगा, बस्ट आएगा, ठीक है। ये बूम है, ये बस्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज इकोनॉमी शोज लोअर डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक आउटपुट विद सब ऑप्टिमम लोअर लेवल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना। इसमें क्या होगा, डिमांड लेवल बहुत कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन रहे, डिमांड भी कम रहेगी, इन्फ्लेशन भी कम रहेगी, एम्प्लॉयमेंट नेगेटिव साइकिल्स ऑफ स्लो डाउन, है ना। तो बस्ट आएगा, इसमें क्या होगा, रिसेशन आएगा, है ना। लोअर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगी, एम्प्लॉयमेंट कम रहेगी इकोनॉमी में, है ना। इन्फ्लेशन महंगाई भी कम रहेगी, एम्प्लॉयमेंट, है ना, ठीक है। डिमांड भी कम रहेगी, माल कम बिकेगा, प्रोड्यूसर्स को भी कम रहेगा, ठीक है। रिसेशन आएगा, स्टैगफ्लेशन, स्लो डाउन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट ड्यूरिंग द नो इकोनॉमी इज बस्टेड एवर इट इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, नो इकोनॉमी इज एवर बस्टेड एवर इट इज पॉसिबल, तो कोई इकोनॉमी कभी बस्ट नहीं हुई, ठीक है ना, पर ये पॉसिबल है। अर्जेंटीना इन 2001 एंड आइसलैंड इन 2008 वन नियर द बस्ट केसेस, तो अर्जेंटीना और आइसलैंड का एग्जांपल दे रहा है कि, है ना, ठीक है। बूम आता है, फिर बस्ट आता है, बस्ट मतलब थोड़ा रिसेशन, स्लो डाउन आ जाता है, पर बस्ट यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम के लिए कंसिडर कर रहा है, एक्सट्रीम एकदम हालत ही खराब हो गई इकोनॉमी की, तो वो क्या बोल रहा है, बस्ट। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, रिसेशन वीएस डिप्रेशन, ठीक है। रिसेशन वीएस डिप्रेशन, रिसेशन एंड डिप्रेशन सो सिमिलर ट्रेड्स but they are not the same. Simple term, depression is a recession that is large in both scale and duration. Depression is a recession that is large in both scale and duration, है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सिमिलर ट्रेड शो करते हैं रिसेशन और डिप्रेशन, पर दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। डिप्रेशन क्या है, एक ऐसा रिसेशन है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, डिप्रेशन इज अ रिसेशन दैट इज लार्ज इन बोथ स्केल एंड ड्यूरेशन। जो स्केल है, डिप्रेशन का स्केल भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, और ड्यूरेशन भी लंबी रहती है। डिप्रेशन इज अ रिसेशन दैट इज बहुत लार्ज एंड इकोनॉमिस्ट टुडे कंसीडर वन मेजर ट्रेड, फोर्स लेबर कट। इकोनॉमी में क्या होता है, फोर्स लेबर कट होता है, वी डिफरेंशिएट देम। फोर्स लेबर कट्स आर कॉमन इन बोथ, बट व्हेन they start taking place across the connected sectors of the economy, it is no more recession, whether depression, ठीक है। तो फोर्स लेबर कट होते हैं कब, जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है तो फोर्स लेबर कट होते हैं। तो रिसेशन के टाइम पे फोर्स लेबर कट क्या है, कॉमन है, पर जब फोर्स लेबर कट क्या हो जाए, अनकनेक्टेड सेक्टर्स में, अनकनेक्टेड सेक्टर्स में फोर्स लेबर कट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको फिर हम रिसेशन नहीं बोलेंगे। After the subprime crisis in 2008, the US economy saw forced labor cuts in sectors like banking, insurance, security market, information technology took the unconnected sector. However, deeper scrutiny suggested them very much connected. The forced labor cuts were limited to only financial sectors. तो 2008 में यूएस इकोनॉमी में फोर्स लेबर कट्स आए थे, किसमें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है। जो क्या थे, अनकनेक्टेड सेक्टर्स थे। अनकनेक्टेड सेक्टर्स में क्या आया, फोर्स लेबर कट आया। However, deeper scrutiny suggested them very much connected, ठीक है। फोर्स लेबर कट्स were limited to only financial sectors, ठीक है। तो 2008 में जो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर्स, है ना, और सिक्योरिटी आईटी फर्म्स में ही क्या आया था, ठीक है, फोर्स लेबर कट्स आए थे। Thus it is not termed as depression but rather recession, ठीक है। इसलिए 2008 में जो इकोनॉमिक मंदी आई थी, ठीक है, उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं, डिप्रेशन नहीं बोलते। डिप्रेशन नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो क्या रीजन बता रहा है कि वहाँ पर उस टाइम जो फोर्स लेबर कट आए थे, जो इकोनॉमी में फोर्स लेबर कट आए थे, वो सिर्फ किस में आए थे, कनेक्टेड सेक्टर्स में आए थे, है ना। किस में आए थे, कनेक्टेड सेक्टर्स में, अनकनेक्टेड सेक्टर में नहीं आए थे। अगर अनकनेक्टेड सेक्टर में अगर फोर्स लेबर कट आते हैं तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, है ना, ठीक है। अनकनेक्टेड सेक्टर में अगर कट, अगर फोर्स लेवल मतलब लोगों को निकाला जाने लगे, कंपनीज निकाले जाने लगे, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना स्टार्ट करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, अगर अनकनेक्टेड सेक्टर में वो हो रहा है। अगर कनेक्टेड सेक्टर में हो रहा है तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं।
डबल ट्रिपल डीप रिसेशन, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सीरीज ऑफ सब्सिक्वेंट रिसेशंस एंड रिकवरीज। ऐसा भी हो सकता है कि एक के बाद एक कंटिन्यूसली रिसेशंस आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डबल ट्रिपल डीप रिसेशन। A recession followed by short period of recovery from recession is double trip. Short period of recovery from recession is double dip recession, called W dip recession. Getting hit with another bout of recession while economy is recovering from the double dip recession is called triple dip recession. ठीक है, तो ऐसा W शेप, पहले ऊपर गया, ठीक है ना, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। अरे ये W शेप बन गया, सॉरी M शेप बन गया, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इस टाइप का जब स्ट्रक्चर बनता है ग्राफ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डीप रिसेशन। डबल डीप रिसेशन में क्या हो रहा है, पहले रिसेशन आया, फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई, पहले रिसेशन आया, फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर वापस रिसेशन आया, फिर वापस रिकवरी हो रही है, तो 2 बार रिसेशन आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डीप रिसेशन, ठीक है। अगर ये चीज 3 बार हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल डीप। 3 बार रिसेशन आ गया तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रिपल डीप रिसेशन। तो गेटिंग हिट विद अनदर बार ऑफ रिसेशन बाय इकोनॉमिक रिसेशन फ्रॉम द डबल डीप रिसेशन इज कॉल्ड ट्रिपल डीप रिसेशन। डीप मतलब क्या कह रहा है, मतलब 3 बार डीप आ गया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल डीप रिसेशन। Growth recession, this is a phase of growth when most jobs are lost then they are created, which gives a feel of recession. Growth recession ये normally occurs due to slow pace of growth, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ग्रोथ रिसेशन कब बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जब ग्रोथ हो रही है पर जितनी ग्रोथ होने के बाद भी क्या करे, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है या ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रिसेशन। जितनी जॉब्स क्रिएट हो रही है उससे ज्यादा ग्रोथ जॉब्स लॉस हो रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि रिसेशन मंदी आ रही है, पर ये मंदी नहीं आ रही होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रिसेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रोथ रिसेशन। और यहाँ पर 2 इफेक्ट आ रहे हैं, लिपस्टिक इफेक्ट और एक ही इफेक्ट लिखा है ना यहाँ पर, लिपस्टिक अंडरवियर इंडेक्स भी है, ठीक है। शेप्स ऑफ रिकवरी, ठीक है। लिपस्टिक इफेक्ट, fall in income during the recession or slowdown forces change in consumer behavior as a result of sales of costly luxury items go down in general। अब देखो रिसेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, मतलब लोगों के पास पैसा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो किसी पर्सन के पास अगर पैसा खत्म हो रहा है तो इसेंशियल आइटम को तो का कंजप्शन तो बंद करेगा नहीं, इसेंशियल आइटम, ठीक है, इसेंशियल आइटम का कंजप्शन बंद नहीं करेगा, पर वो लग्जरी आइटम का कंजप्शन क्या कर देगा, लग्जरी आइटम का कंजप्शन क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। Falling income during recession or slowdown forces change in consumer behavior as a result of sales of cost of luxury items go down in general. But a peculiar spending behavior has been witnessed during it. Consumers still have cash to spend on small luxury items such as lipsticks, है ना, ठीक है। पर कंज्यूमर के पास क्या बोल रहा है कि एक ना स्पेंडिंग बिहेवियर कंज्यूमर का पता चला है कि लिपस्टिक जैसी छोटी मोटी जो सस्ती आइटम, मतलब जो जिसको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है, treating themselves with something that lets them forget hard financial times, showing a happy face of world. As a result, sales of lipstick rise, which is called lipstick effect, है ना। तो लिपस्टिक की सेल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्यों, है ना। जो होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि अपने आप को छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रिसेशन आ रहा है, महंगाई आ रही है, लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है, तो बड़ी चीजें वैसे महंगी चीजें लग्जरी आइटम वैसे भी नहीं खरीद सकते, पर वो क्या करेंगे, ठीक है, छोटी मोटी चीजों से अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे। तो लिपस्टिक, है ना, लिपस्टिक को खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो लिपस्टिक के सेल्स राइज हो जाते हैं, जैसे मंदी आती है लिपस्टिक के सेल्स क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। द लिपस्टिक इफेक्ट इंडेक्स ड्रॉन फ्रॉम लिपस्टिक इफेक्ट was coined by Leonard Lauder, chairman of US Cosmetic for ST in 2001. As per whom sales of cosmetics lipstick is the particular can be indicator of recession, ठीक है। तो ये फर्स्ट किसने कॉइन किया था, है ना, यूएस कॉस्मेटिक फर्म एसटी ने काउंट किया था 2001 में, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि दो अगर लिपस्टिक के सेल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब आगे क्या मंदी आने वाली है। In the autumn of that year, lipstick sales in America increased by 11%. The idea traced back to Great Depression of 1929. है ना, when the cosmetic sales increased by 25%, though reliable historical data, sales are hard to find. Market research group Clean and Company did show lipstick sales rising during the economic distress, but also during the prosperity, which falsified the correlation. Some other indexes aim to establishing similar correlation in the
रिसेशनरी पीरियड्स हैव बीन द, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये सारे कि लिपस्टिक की सेल्स बढ़ जाती है डिप्रेशन के टाइम पे। फिर दूसरे लोगों ने आके बोला कि वो तो प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे ही बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो लिपस्टिक इंडेक्स है ये इतना कुछ खास फायदा कर नहीं पाया, ठीक है, मतलब कुछ खास ऐसा मंदी के बारे में बता नहीं पाया। इसके बाद में है अंडरवियर इंडेक्स proposed by Alan Greenspan and chairman of US Central Bank. Men buying less new underwear during financial hardship because they are not doing going out as much and fewer people are seeing them in the night terminals. Thermals, नेल पॉलिश इंडेक्स है ना, तो ये बोल रहा है कि अंडरवियर इंडेक्स में क्या है, ठीक है, जब फाइनेंशियल हार्डशिप्स आती है तो लोग अंडरवियर खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है। नेल पॉलिश इंडेक्स में क्या है, राइज इन नेल आर्ट इन वेस्टर्न में हाई रिसेशन, है ना, कि जब पूरे वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्रीज में जब रिसेशन आता है तो नेल आर्ट लोग ज़्यादा करने लग जाते हैं। मस्कारा इंडेक्स, राइज इन आई मेकअप ड्यू टू द यूज ऑफ फेस मास्क ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो मस्कारा जो फेस मास्क और आई मेकअप बढ़ गया था क्योंकि लोग फेस मास्क लगाते थे, तो फेस मास्क लगाने के कारण क्या होता था, है ना, ठीक है, लोग आंखें तो दिखती थी, चेहरा तो दिखता नहीं था पर आंखें तो दिखती थी कोरोना के टाइम पे, तो उससे क्या होता था, ठीक है, फेस मास्क देख पाता था, ठीक है ना, तो आई मेकअप का बढ़ गया था तो मस्कारा की सेल्स बढ़ गई थी, ठीक है। Shapes of recovery. Economic recovery is the process through which economies cut off the cycles of the economic downturn. Recovery may be short, various traits in time and space. When data sets of recoveries are plotted in horizontal x-axis and vertical y-axis lines in coordinate plane, the curve which emerges on the grid graph resembles the shape of the English alphabets after which they are named. Some popular shapes of economic recoveries are J, K, L, and U, V, W, Z. The arms of these letters simply signify the pace and duration of the recovery. The steeper the upward bends of the arms and faster recovery, it should be noted that even recessions are named after these shapes. ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग चीज़ें रखते हैं, तो शेप्स ऑफ रिकवरी, जब रिकवरी का शेप ऐसा बने, ठीक है, जे शेप रिकवरी हो सकती है, के शेप, यहाँ पर लिखा हुआ जे के वी डब्ल्यू जेड, तो अलग अलग रिकवरी के शेप है, ठीक है, अलग अलग क्या है, रिकवरी के शेप है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ये अलग अलग शेप बनते हैं, उसी के बारे में बताते हैं, ये अलग अलग रिकवरी के शेप होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर आज फिनिश हो रहा है, हम लोग कल से एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।